हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर गति के नियम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में न्यूटन्स के गति के तीनों नियम्स को डिस्कस किए थे। क्वेश्चंस के माध्यम से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से हमने जो है वो पूरे जो न्यूटन्स के तीनों लॉज हैं उसको हम देखे थे। ठीक है, अब हम आज की इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है संवेग संरक्षण नियम और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, ये संवेग संरक्षण नियम क्या होता है और उनके अनुप्रयोग क्या होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट देते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम को समझाइए और इसे प्रूफ कीजिए और इसके अनुप्रयोग भी बताइए, उदाहरण बताइए करके डायरेक्ट के क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स को कभी भी आप रटिएगा मत। फिजिक्स को जितना हो सके आप उसे लाइन टू लाइन पढ़िए और उसको समझिए, उसकी हर एक लाइन की मीनिंग को समझिए, क्योंकि फिजिक्स को जब आप बेहतरीन तरीके से समझने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है और फिजिक्स को ना ही रटा जा सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मोटी बुक है, आप कितनी चीज़ों को रट पाओगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप जो है वो चीज़ों को समझें। जितनी ज़्यादा इमेजिनेशंस कर पाएंगे, अपने डेली लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, उतना ही बेटर आपका फिजिक्स रहेगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको कि संवेग संरक्षण नियम क्या चीज़ है। देखो, सबसे पहले तो इसमें क्या वर्ड यूज़ हुआ है, संवेग। तो हमें संवेग तो पता होना चाहिए कि संवेग होता क्या चीज़ है ना। तो संवेग के बारे में बेसिक से हम जानते हैं कि संवेग होता क्या है। तो P इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं P इज इक्वल टू mv, ये लिखते हैं, है ना। v क्या होता है, वेलोसिटी होता है, यानी कि वेग होता है, और m जो है वो मास यानी कि द्रव्यमान होता है वस्तु का। ठीक है, ये होता है बेसिक जो है वो p की जो डेफिनेशन यानी कि संवेग का डेफिनेशन। अब संवेग संरक्षण मतलब किसी भी चीज़ को हमें संरक्षण करना है, संरक्षित करना है, बचाना है ना। तो उसके लिए क्या क्या नियम है, तो संवेग को संरक्षित करने के लिए जो नियम है उसको संवेग संरक्षण नियम कहते हैं, है ना। बट संवेग संरक्षण नियम का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हम अभी देखेंगे। ठीक ना, चलिए। तो मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि संवेग को हमें क्या करना है, संरक्षित करना है। तो हमें वो कौन सा कंडीशन है जिसमें संवेग संरक्षित रहता है, उस चीज़ को लाना है। ठीक है, ठीक। देखो, तो इसको प्रूफ करते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है और उसका डेफिनेशन भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक ना, देखो, न्यूटन के द्वितीय नियम से किसी निकाय के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लग रहे कुल बाह्य बल के बराबर होती है। हम जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम क्या बोलते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम ये बोलते हैं कि किसी भी वस्तु के जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है उसके अनुक्रमानुपाती क्या होती है, बल होते हैं। यानी कि ये आपका क्या होता है, आपका न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बताता है, F इज इक्वल टू dp/dt। ठीक है, अब ये कंडीशन कि यदि कुल बाह्य बल अनुपस्थित हो मतलब क्या चीज़ है कि फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा है, फोर्स क्या है, जीरो है। तो जब फोर्स जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स जब जीरो होगा तो हम यहाँ पर जो फोर्स है उसकी जगह क्या रखेंगे, वैल्यू जीरो रखेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, dp/dt इज इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा, है ना। अब dp/dt इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान देना, ये dp/dt इज इक्वल्स टू क्या चीज़ है, जीरो है ना। हम एक चीज़ें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है, डेरिवेटिव ऑफ p है। ठीक ना, डेरिवेटिव मतलब हम अवकलन कर रहे हैं p का और उसकी वैल्यू क्या मिल रहा है, जीरो। तो एक मैथ्स में आपका एक फॉर्मूला जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करते मतलब कांस्टेंट को अवकलित करते हैं, है ना। तो जैसे मान लो अगर d/dt और c क्या चीज़ है, आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मतलब अपना कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, जो कभी बदले ना। जैसे 2 है मान लो, तो 2 को हमेशा 2 ही पढ़ेंगे ना, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसकी जगह ये c है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। अब इसको कंपेयर करो कि जैसे dc/dt वैल्यू कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, वैसे क्या हो रहा है, आपका dp/dt वैल्यू क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है ना। तो जब dc/dt इक्वल्स टू जीरो था तो c क्या था, कांस्टेंट था। तो सेम वैसे ही जब dp/dt इक्वल्स टू जीरो है तो अपना p क्या रहेगा जी, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें हो गया, p जो है हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं कि
इसलिए देखो जिसका डेरिवेटिव क्योंकि जीरो के बराबर है इसलिए हमारा जो p होगा वो क्या होगा आपका एक कांस्टेंट मिलेगा, है ना। अब यहाँ से p कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट हो गया, यही कंडीशन हमें ये बताता है कि संवेग जो है वो संरक्षित हो गया, ठीक है। तो अर्थात आपको ये चीज़ें निकालने के बाद नीचे लिखना पड़ता है ऐसी फिजिक्स में कि अर्थात कुल बाह्य बल की अनुपस्थिति में, देखो बाह्य बल की अनुपस्थिति में था, है ना, किसी निकाय का जो कुल संवेग, कुल रेखीय संवेग क्या होता है, नियत रहता है, और यही क्या चीज़ है आपका संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। कि अगर बाह्य बल नहीं लग रहे हैं तो उस निकाय का, उस सिस्टम का जो कुल रेखीय संवेग है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है, नियत रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। ठीक, तो आई होप यू आपको संवेग संरक्षण का नियम समझ में आया, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है तो आपको इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें कंडीशंस पे देखते जाते हैं कि कौन कौन सी इसमें कंडीशंस हैं, ठीक है। मतलब कंडीशंस बोले तो जैसे अभी तो क्या होगा, किसी भी हम क्या बोलते हैं पर्टिकुलर केसेस पे नहीं देखें, जैसे यहाँ पर देखो ये चीज़ बोल सकते हैं कि दो कणों के निकाय के लिए, ये दो कणों के निकाय के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो जैसे एक फंडामेंटल अपने को मिल गया, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, तो बल की अनुपस्थिति में क्या होता है, जो संवेग होता है वो नियतांक होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगा, लेकिन इसमें कितना, इसमें पर्टिकुलर बोल दिया कि दो कण रहेगा। ऐसा सिस्टम मतलब मान लो आपका सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, दो कण हो, ठीक ना, ऐसा सिस्टम जिसमें दो कण हो, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, संवेग संरक्षण निकालनी है, ठीक है। तो सेम जैसे हमने इसका फंडामेंटल देखा, न्यूटन्स के लॉ को लगाया, सेम वैसे इसके लिए भी क्या करेंगे, न्यूटन्स के लॉ को लगाएंगे। बस इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसमें क्या होगा, दो कण रहेंगे बस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट इसको देखते हैं फिर। देखो माना कि m1 व m2 द्रव्यमान के दो कण हैं। हमारे पास कितना द्रव्यमान के, मतलब कितने कण हैं, दो कण हैं, जिसके जो मास है, जिसके द्रव्यमान है वो कितना है, m1, पहला कण का द्रव्यमान m1, दूसरा कण का द्रव्यमान कितना है, m2 है, के दो कण हैं जो निकाय की रचना करते हैं, जो एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम बोलने से क्या समझ में आ रहा है, सिस्टम आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। जैसे अगर आप क्लास में बैठे हो तो आपका पूरी एक क्लास एक सिस्टम हो जाता है। आप अपने चॉइस आप जो है जनरेट कर सकते हो। आपकी नज़र में आप हर किसी चीज़ को सिस्टम बोल सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ, आप जो है वो अपने टेबल में आप और अपने फ्रेंड्स बैठे हैं दो लोग, तो उसको भी आप एक क्या मान सकते हो, सिस्टम मान सकते हो, ठीक है। तो सिस्टम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मान रहे हो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर क्या हुआ, m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण हैं, ठीक है, जो एक क्या कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। ये मान लो ये आपका एक सिस्टम है जिसमें क्या चीज़ है, आपका दो कण है, क्लियर है ना, ये क्लियर है ना। और एक कण का द्रव्यमान कितना है जी, m1 है, और दूसरे कण का द्रव्यमान कितना है, m2 है, क्लियर। ये बोल रहे तथा किसी क्षण उनके संवेग, है ना, किसी भी टाइम में पहला कण का जो संवेग है वो p1 है और दूसरा कण का जो संवेग है वो कितनी है, p2 है। m1 द्रव्यमान के कण पर बाह्य बल F1 डेश, याद रखना क्या बोल रहे हैं, m1 द्रव्यमान के कण पर, ये अपना m1 द्रव्यमान है ना, तो इस पर जो है वो क्या कर रहे हैं, बाह्य बल F1 डेश लग रहे हैं, ठीक है। इस पर कौन सा बल लग रहे हैं, इस पर जो है वो बाह्य बल कौन सा लग रहा है, F1 डेश लग रहा है, ठीक है। बाह्य बल मतलब क्या चीज़ है, बाहर से जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बाह्य बल बोलते हैं, है ना। और इसी प्रकार m2 द्रव्यमान के कण पर बाह्य बल F2 डेश लग रहे हैं, ठीक है। अरे एक मिनट ना, ये पहला तो क्या हुआ, F1 का मतलब m1 कण पर क्या हुआ, m1 कण पर अपना जो बाह्य बल हुआ वो क्या चीज़ है, F1 डेश है। वैसे ही m2 कण पर बाह्य बल कौन सा लग रहा है, F2 डेश लग रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ है कि जो m2 द्रव्यमान के कारण आंतरिक बल ना, m1 द्रव्यमान पर बाहर से बल कौन सा लग रहा है, F1 डेश लग रहे हैं, लेकिन m1 और m2 के कारण भी तो बल लग रहे हैं। तो m2 के कारण m1 पर जो लगने वाला बल है उसको यहाँ पर बता रहे हैं कि F1 डबल डेश है, ठीक है। वैसे ही m1 के कारण m2 पर लगने वाला जो बल है वो क्या चीज़ है, आपका F2 डबल डेश है। क्लियर यहाँ तक बात है कि m1 पर बाह्य बल क्या लग रहे हैं, F1 डेश लग रहे हैं, और m2 के कारण m1 पर जो बल लग रहे हैं उसको हम F1 डबल डेश बोल रहे हैं। वैसे ही सेम m2 पर बाहर से जो बल लग रहे हैं उसको हम F2 डेश बोल रहे हैं, और m2 पर m1 के कारण जो फोर्स लग रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, F2 डबल डेश कह रहे हैं, क्लियर, ठीक है ना। तब यहाँ पर बोल रहे हैं कि तब
m1 द्रव्यमान के कण पर जो परिणामी बल होगा, है ना, हमारे पास जो m1 द्रव्यमान के कण पर कौन कौन से बल लग रहा था, एक F1 बल लग रहा था और मतलब F1 डैश बल लग रहा था और एक लग रहा है F1 डबल डैश बल लग रहे हैं। तो उस पर जो परिणामी बल होगा वो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल्स टू पार्टिकल 1 पर बोल रहे हैं तो F1 इज इक्वल्स टू F1 डैश प्लस F1 डबल डैश, दो बल लग रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब F1 जैसे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, F इज इक्वल्स टू dp/dt, तो जो F1 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा जी, dp1/dt के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो F1 डैश प्लस F1 डबल डैश है वो dp1/dt के इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से जी लिखें, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि F1 को हम F1 डैश प्लस F1 डबल डैश क्यों लिखें, क्योंकि उस पर कुल परिणामी बल जो लग रहे हैं वो F1 डैश प्लस F1 डबल डैश हैं, ठीक है। वैसे ही M2 कण पर जो परिणामी बल लग रहे हैं वो क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल्स टू F2 डैश प्लस F2 डबल डैश, और ये क्या चीज़ है आपका dp2/dt जो है वो F2 के इक्वल है ना, क्योंकि हम F इज इक्वल्स टू क्या देखते हैं, F इज इक्वल्स टू देखते हैं dp/dt, तो F1 है तो F1 के लिए P1 हो जाएगा और F2 अगर रहेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, ठीक है, ओके, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हैं, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 1 मिला और इक्वेशन 2 मिला, उन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि F1 प्लस F2 हो जाएगा, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या मिलेगा, dp1/dt या प्लस dp2/dt, क्योंकि हम दोनों को योग कर रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो F1 प्लस F2 की वैल्यू क्या था, dp1/dt प्लस dp2/dt, क्लियर। अब F1 की वैल्यू क्या था, क्योंकि F1 बराबर निकला था F1 डैश प्लस F1 डबल डैश, ठीक है। वैसे ही F2 के इक्वल क्या निकला था, F2 डैश प्लस F2 डबल डैश, तो उसकी वैल्यू बस पुट किए हैं और इधर सेम टू सेम है आपका, ठीक है ना। अब न्यूटन की गति के तृतीय नियम से हम क्या जानते हैं, तृतीय नियम ये बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, हर एक क्रिया का एक प्रतिक्रिया फोर्स, हर एक क्रिया के विपरीत दिशा में समान परिमाण का क्या होता है, एक प्रतिक्रिया बल लगता है समान परिणाम का, लेकिन उसकी जो दिशा होगी विपरीत होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो F1 डबल डैश है वो बराबर होता है F2 डबल डैश के विथ माइनस साइन, क्लियर। क्यों, F1 डबल डैश क्या चीज़ है, F1 डबल डैश है M2 के कारण M1 पर लगने वाला बल, ठीक है, और F2 क्या चीज़ है, M1 के कारण M2 पर लगने वाला बल। तो दोनों मतलब कण जो है वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, अलग होगी, लेकिन इक्वल परिमाण का होगा, ठीक है। तो ये होता है न्यूटन के गति का तृतीय नियम से। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो इस F2 डैश को इधर क्या करते हैं, पक्षांतर करके ले आते हैं बराबर किस पर, तो F1 डबल डैश प्लस में हो जाएगा F2 डबल डैश इक्वल्स टू क्या होगा, 0, ठीक है। अब हमें तो ये कंडीशन मिल गया क्या चीज़ की, F1 डबल डैश प्लस F2 डबल डैश की वैल्यू क्या है, 0। तो हमें जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर हमारे पास मिला था 3, उस पर देखो F1 डबल डैश प्लस क्या चीज़ है आपका F2 डबल डैश, तो इस कंडीशन को यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं कि F1 डबल डैश प्लस F2 डबल डैश की वैल्यू हम वहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो हमें सिर्फ मिलेगा F1 डैश प्लस F2 डैश इज इक्वल्स टू इतना, क्लियर है, ओके, है ना। तो वही चीज़ें हैं, देखो F2 समीकरण 3 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से क्योंकि वो चीज़ें जो है वो 0 हो जाएगा तो सिर्फ F1 डैश प्लस F2 डैश की वैल्यू ये मिलेगा, ठीक है। अब यदि कुल बाह्य बल, क्योंकि हमने रेखीय समय संरक्षण के नियम में ये पढ़ा कि जो बल होती है उसको हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो यदि कुल बाह्य बल क्या होगा आपका, ये वाला जो है कुल बाह्य बल है ना, F1 डैश प्लस F2 डैश अगर 0 हो, कुल बाह्य बल है ये, है ना, बाह्य बल तो है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो F1 डैश है हमने मान कर चला था कि F1 डैश क्या चीज़ है, M1 पर लगने वाला बाह्य बल है, और F2 क्या चीज़ है, M2 पर लगने वाला बाह्य बल है। तो जो कुल बाह्य बल होगा वो क्या होगा, F1 डैश प्लस F2 डैश होगा ना। तो हम मानकर चले कि जो कुल बाह्य बल है वो क्या चीज़ है, 0 है, ठीक है। अब कुल बाह्य बल 0 है तो ये वाला टर्म्स क्या होगा, 0 होगा, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, 0 पुट कर देंगे, तो ये वाला टर्म होगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वाला टर्म तो क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आ रही है ना मैं जो बोल रहा हूँ वो, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि मुझे यहाँ पर डाउट है, तो मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
तो जैसे F1 डेज प्लस F2 डेज 0 हुआ तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को 0 पुट किए, तो इसके इक्वल में क्या था आपका, ये वाला टर्म्स था dp1/dt प्लस dp2/dt, तो ये टर्म्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि दोनों जो टर्म्स हैं वो क्या चीज़ है, अपना डेरिवेटिव्स में है, dp/dt और p2/dt दोनों क्या चीज़ है, डेरिवेटिव्स में है, तो हम दोनों को कैसे लिख सकते हैं, d/dt है ना, दोनों से d/dt कॉमन निकाल सकते हैं, और p1 प्लस p2 एक्चुअल में ये कॉमन निकलने वाली बात ऐसा नहीं है ना। एक्चुअल में ये क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन यानी कि अवकलन का फॉर्मूला होता है। क्या क्या होता है फॉर्मूला अवकलन का, देखो अवकलन का फॉर्मूला ये होता है कि d/dx और यहाँ पर आपके पास मान लो u प्लस वी है, u प्लस वी अगर प्लस में है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे, du/dx प्लस dv/dx ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो इस चीज़ को कि इसी फॉर्म में यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर देख इस फॉर्म में दिख रहे, देखो du/dx की जगह क्या चीज़ है, dp1/dt है, प्लस dv/dx की जगह क्या चीज़ है, dp2/dt है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी कि d/dx और u प्लस वी कर सकते हैं। तो सेम टू सेम इस वाले फॉर्मूला को यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो d/dt और p1 प्लस p2 अपने को मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब एक चीज़ देखो, जो मैं पहले आपको बताया था कि अगर किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव, किसी भी चीज़ का जो अवकलन कर रहे हैं अगर वो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या चीज़ है, जो जिसका अवकलन हो रहा है वही क्या हो जाएगा, आपका नियतांक हो जाएगा। देखो, क्योंकि dp1 प्लस p2 अपॉन dt की वैल्यू क्या मिले, 0, मतलब क्या हुआ, ये वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि हमने अभी देखा था, है ना, कि फॉर्मूला होता है भैया d/dx, अगर ये कांस्टेंट रहता है तो इसके वैल्यू अगर 0 है, तो मतलब d/dx c कांस्टेंट की हमेशा डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पर तो 0 है ना, हमें पता नहीं था कि p1 प्लस p2 क्या चीज़ है, कांस्टेंट है कि नहीं, लेकिन हमें डेरिवेटिव्स ये बता दिया कि जो p1 प्लस p2 है वो कांस्टेंट है। क्लियर, तो हमें ये मिल गया कि p1 और p2 जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब अतः किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल यदि शून्य हो तो उस पर निकाय का परिणामी संवेग जो है वो नियत रहता है। यही हमारा क्या चीज़ है, संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो फंडामेंटल एक जो है वो संवेग संरक्षण का नियम क्लियर हो जाने से हमारा जो है वो हम 2 कण के लिए निकाल सकते हैं संवेग संरक्षण के नियम। ऐसे अगर 3 कण होता तो p1 प्लस p2 प्लस p3 इज इक्वल्स टू नियतांक के बराबर होता। वैसे अगर आपके पास n कण होता, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, बहुत सारे n है ना, तो हम क्या लिखते, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डेश 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 करते करते प्लस pn इज इक्वल टू किसके बराबर होता, वो नियतांक के बराबर होता। ठीक है, तो इस टाइप का। तो आई होप यू कि आपको जो है वो ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम जो है वो आपको समझ में आया है ना। और 2 कणों के निकाय के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ये भी अच्छे से समझ में आया है। अगर इसी टाइप का अगर n कणों के निकाय के लिए अगर पूछें तो हमें क्या करना है, n कण के लिए बताना है तो p1 प्लस p2 प्लस p3 डैश डैश pn के वैल्यू नियतांक के बराबर होगा। यहाँ तक आपको लाना है बस। चीज़ें जो है आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संवेग संरक्षण के अनुप्रयोग, यानी कि उसके उदाहरण देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है वो संवेग संरक्षण अप्लाई होता है ना। देखो, हर चीज़ का एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, फिजिक्स में खास करो भी ऐसे एग्जाम्पल रहते हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती है, इस कारण तो फिजिक्स इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना। तो जब आप चीज़ों को रियलाइज़ कर पाएंगे ना तो बहुत अच्छी लगेंगे फिजिक्स। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।